रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखने के लिए बोला था। तीन बातें लिखने के लिए बोला था। ऑब्जर्वेशन, ठीक, कॉपी क्लोज कर दो। डाल्टन से था पहले, उसके बाद था थॉमसन और फिर था ठीक है। पहले थॉमसन के हिसाब से जाते हैं। थॉमसन ने क्या बोला था? एटम जो रहेगा वो स्फेरिकल शेप में रहेगा। इसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था कि हम इसको वाटरमेलन मानते हैं तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो रहेगा वो रेड कलर का होगा और ये पूरा का पूरा पार्ट कौन से कलर का रहेगा, मतलब कौन से चार्ज का रहेगा? और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मास जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है और पॉजिटिव चार्ज भी प्रोटॉन के वजह से होगा। तो मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल एटम। तो पूरे एटम में जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब ये मानते चलते हैं कि पूरे जगह कौन सा चार्ज है? यहाँ पे हमने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करेगा? जैसे यहाँ से रेडिएशन आएगा, ये रेडिएशन यहाँ तक पहुँचता है तो वो ग्लो होगा और रेडिएशन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो ग्लो नहीं होगा। तो इससे ये चेक कर सकते हैं कि रेडिएशन पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। सपोज मैंने यहाँ से रेडिएशन पास किया और वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इस रीजन में मुझे ग्लो मिल रहा है क्या? ग्लो मिल रहा है, इसका मतलब रेडिएशन पास हो रहा है। वहाँ पे पहुँचा और ग्लो नहीं मिला, इसका मतलब रेडिएशन पास नहीं हो रहा। तो बीच में फिर हो गया। तो पास हुआ कि नहीं हुआ, रेडिएशन पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, ये बताने का काम ये करेगा। ये एक ही तरीका नहीं है चेक करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे डिटेक्टर को लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग रेडिएशन को पास करेंगे तो यहाँ से ये डेटा बताया जाएगा कि यहाँ से हमने इतना रेडिएशन पास किया और फिर ये चेक करेगा कि कितना रेडिएशन पहुँच गया। सपोज पूरा का पूरा रेडिएशन पहुँच गया, बस इसका मतलब बीच में किसी का एब्सॉर्प्शन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लूरोसेंट स्क्रीन को यूज किया गया था जो ग्लो करके ये बताएगा कि रेडिएशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ से जो पार्टिकल पास करना है वो है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब दो बातें हमको पता है। पहली बात कि एटम के अंदर, पूरे एटम के अंदर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और उसके अंदर बीच में कौन फंसा हुआ है? इतना हमको पता है। अब सेकंड थिंग, सेम चार्ज इज रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अगर यहाँ से हम लोग नेगेटिव रेडिएशन को पास करें और ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ से हम पॉजिटिव रेडिएशन को पास करने जाएंगे तो पास होने देगा, नहीं होने देगा? तो हुआ ऐसा कि इसको मानते हैं पॉजिटिव रेडिएशन, ठीक है, और यहाँ से हमने पॉजिटिव रेडिएशन को पास किया। अब ये रेडिएशन स्ट्रेट जा रहा है इस साइड और यहाँ पे ग्लो मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से अब यहाँ पे ग्लो मिला, इसका मतलब रेडिएशन यहाँ से पास हुआ ना। अब चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और ये भी मानते थे इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? तो यहाँ से पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। लेकिन इफ यहाँ से पास हो रहा है मतलब एक बात तो गलत साबित हो गई। कौन सी? यहाँ पे कौन सा चार्ज नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज होता तो वो क्या करता? और रिपेल नहीं हुआ मतलब रेडिएशन पास हो गया। तो रेडिएशन पास हो गया मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज नहीं है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब यहाँ से मैंने रेडिएशन पास किया, यहाँ पे ग्लो मिला, यहाँ पे रेडिएशन पास किया, यहाँ पे ग्लो मिला, यहाँ पे रेडिएशन पास किया, यहाँ पे ग्लो मिला, यहाँ से रेडिएशन पास किया, यहाँ पे ग्लो मिला। इसका मतलब इस रीजन में कौन सा चार्ज नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन इस रीजन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा कोई तो भी है जो क्या कर रहा है, इस रेडिएशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है, और वो रोकने का काम कौन करेगा? पॉजिटिव। और उधर थॉमसन ने क्या बोला था? इस पूरे एटम के अंदर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो यहाँ से जो रेडिएशन पास करेंगे हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? वहाँ पे ग्लो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और नहीं मिला हमको मतलब इसके बाद सही है, झूठ है? और मिल गया तो
अब हमने यहाँ से रेडिएशन पास किया, इसके हिसाब से ग्लो मिलना चाहिए, थॉमसन के हिसाब से ग्लो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों? ना तो ग्लो मिल गया मतलब इसकी बात गलत हो गई। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ से रेडिएशन पास करके देखा, ठीक है। तो ये पता चला कि यहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है, यहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है, यहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है, यहाँ से रेडिएशन पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस रीजन के ऊपर के पार्ट में से रेडिएशन पास हो रहा है और इसके नीचे पास यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबल है। तो इसके ऊपर तक हमने रेडिएशन पास किया, वो पास हो रहे हैं, यहाँ से रेडिएशन में पास होना बंद कर दिया और इस पॉइंट के नीचे से जब रेडिएशन पास करेंगे तो वो पास हो रहे हैं। तो इतने रीजन में रेडिएशन पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्लो मिल रहा है, यहाँ पे ग्लो मिल रहा है, यहाँ पे ग्लो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इतने रीजन में कौन सा चार्ज होगा और इस रीजन में नेगेटिव। कौन सा चार्ज होगा हमको देखना है, पॉजिटिव है कि नहीं है उतना देखना है, ठीक है। तो इस रीजन में कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इन्होंने क्या बोला था थॉमसन ने कि पूरे एटम में कौन सा चार्ज होना चाहिए, और इफ उसकी बात सही है और हमको रिजल्ट ऐसा मिलता है, इतने रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी रीजन के अंदर नहीं। इसने क्या बोला था, पूरे एटम के अंदर कौन सा चार्ज है, बात सही हो गई गलत हो गई? अब इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने रेडिएशन पास करेंगे उसमें से मतलब यहाँ से ये हमारा रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एटम के साइज तक ही पास करेंगे, ठीक है। एटम यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से पास करेंगे, ये यहाँ पे है तो यहाँ से पास करेंगे, इतने रीजन में से रेडिएशन को पास करेंगे। अब जितने रेडिएशन पास किए, मैंने बोला उसमें से बहुत कम रेडिएशन पास हो गए, बहुत कम रेडिएशन पास हो गए। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा। जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहेगा उतना वो रेडिएशन को पास होने देगा या रोकेगा? और मैंने बोला जितने रेडिएशन पास किए थे उनमें से 95% रेडिएशन पास हुए ही नहीं। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? क्लियर है? अब मैंने बोला कि जितने रेडिएशन पास किए 95% पास हो गए, 96% पास हो गए, 99% पास हो गए, 99.98% पास हो गए। कौन कौन सा आइटम पॉजिटिव पार्ट? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया और ये चेक किया गया कि जितने रेडिएशन हम यहाँ से पास करेंगे उसमें से कितने रेडिएशन पास हो गए और कितने रेडिएशन फेल हो गए आगे जाने के लिए। तो ये पता चला कि 99.98% इतने मार्क्स मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। बाद में पढ़ाई करना छोड़ देंगे, हो गया, एक बार अचीव कर लिया गोल्ड मेडल। अब इतने रेडिएशन पास हो गए, इसका मतलब एटम का साइज कोई कंपेयर नहीं है। न्यूक्लियर और एक पॉजिटिव चार्ज का साइज रहेगा वो कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा? तो यही पता किया गया कि चार्ज कितना रहेगा, इसका साइज कितना रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है कंपेयर टू एटम। कैसे पता चला कि कितने परसेंट रेडिएशन पास हो गए, ठीक है। तो यहाँ से रेडिएशन पास करते गए और वहाँ से चेक किया गया कि कितने रेडिएशन पास हुए और नहीं हुए, और वही से पता करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का साइज कितना बड़ा होगा। ये उल्टा होता तो 99.98% रेडिएशन पास नहीं हुए, थॉमसन ने जो बोला था वो बात सही हो जाती कि अप्रोक्सीमेट पूरे एटम के अंदर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। वो बात यहाँ पे थी, समझ में आ गया? तो एक बात तो क्लियर है कि जितने रेडिएशन पास करेंगे उसमें से 99.89% रेडिएशन चले गए आगे। इससे क्या साबित हुआ, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सेंटर में है। वो भी क्योंकि जो रेडिएशन सामने नहीं गए ना वो सेंटर के ही थे। सपोज ये यहाँ के होते तो हम बोलते कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, सपोज यहाँ होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, लेकिन कौन से रेडिएशन सामने नहीं गए वो चेक किया गया तो पता चला कि जो सेंटर के रेडिएशन है वही आगे नहीं गए,
इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? सेंटर। और उस सेंटर को इंग्लिश में कहा गया न्यूक्लियस। क्या कहा गया? न्यूक्लियस। और जहाँ न्यूक्लियस वहाँ मास रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? तीन टाइप के पार्टिकल पड़े थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल। उसमें से हमने ये भी बोला था जब मास जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के वजह से नहीं होता है, वो प्रोटॉन। प्रोटॉन के वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और दोनों के दोनों कहाँ पे है? न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या बोला था फंक्शन में कि पूरे एटम का मास पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। पूरे एटम का मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस। कहाँ पे है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया? और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको कहा गया न्यूक्लियॉन। क्या कहा गया? न्यूक्लियॉन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। आफ्टर दैट अब जितने रेडिएशन यहाँ से पास किए गए उनमें से और कुछ रेडिएशन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से रेडिएशन को पास किया गया तो स्ट्रेट चला गया। डिफ्लेक्टेड और अनडिफ्लेक्टेड में क्या फर्क है? डिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड मतलब अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, डिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट। अरे मतलब अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट चला गया, और डिफ्लेक्टेड का मतलब जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। सही है ना? जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। ठीक है। अब रेडिएशन यहाँ से पास किया और यहाँ सोच रहे थे यहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे चला गया। डिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड। इंग्लिश मीडियम वाले हो ना? और ये यहाँ से हमने भेजा इधर और ये वापस आ गया। बाउंस बैक बोल सकते हैं। ठीक है। हमने एक किया, उसने भी हमको एक दे दिया, हो गया बाउंस बैक। वैसे यहाँ पे हो गया। और ऐसे बाउंस बैक बहुत ज्यादा हो रहे, इसका मतलब ये और बहुत कम हो रहे। छोटा ने बोला बहुत कम हो रहे, इसका मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा रेडिएशन यहाँ से पास किया गया और यहाँ जाके इसने ऐसे का पलटी मार दिया। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे दिस इज पॉइंट ए। क्या मिला? पॉइंट ए। ये जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ चला गया। रीजन चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और इसके ऊपर पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे तो रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन। रिपल्शन की वजह से इधर चला गया। ठीक है। तो एक रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड है, दूसरा रेडिएशन बाउंस बैक है और तीसरा रेडिएशन डिफ्लेक्टेड। क्या है? डिफ्लेक्टेड। ये जाना कहाँ चाहिए था? स्ट्रेट। तो डॉटेड वाला एक्सपेक्टेड था और ये एक्चुअल वाला है। क्या है? तो पता है एंगल, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये ऐसा गया और इधर चला गया, डिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ? ज्यादा एंगल से कम एंगल से? ये ऐसा आ गया और इधर चला गया। पक्का ना? अलग अलग कलर के तो यूज कर लेते हैं। ठीक है। पीछे नहीं मुड़ा, जितने बार पीछे मुड़ोगे उतने दिन रिपीट करना पड़ेगा सेम। आप इधर ध्यान दो। हो गया? ऐसे इनमें से कौन सा इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है? सी। और किसका कम है? डी। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहली बात तो ये कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ वो देखो। क्यों हुआ? रिपल्शन। किसके बीच का? अल्फा रेडिएशन और न्यूक्लियस।
जितना रिपल्शन ज्यादा रहेगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो कहाँ जाएगा C। और जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम रहेगा उतना कहाँ पे रहेगा B। समझ में आ गया? Yes। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिपल्शन के ऊपर, कि रिपल्शन कितना ज्यादा है किसके बीच का, अल्फा एंड न्यूक्लियस। समझ में आ गया? Yes। अब दो, ये तो हमने नॉर्मली देखा था एक जनरल एटम के लिए। अब मान के चलते हमारे पास दो एटम है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। ये तो पहला था, मतलब जनरल वाला, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है। इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12 और इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 17। सही है। तो सपोज हम इसके लिए ये मानते हैं, तो इस एटम के लिए हमको यहाँ मिला एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला, कहाँ पे ए पे। तो इसके लिए डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, वही सोचो पहले, सुनो सोचो फिर बोलना, बिना पूछे बोलना नहीं। इसके लिए जो लाइन है वो यहाँ पे मिली, फिर हमने एटम को चेंज किया, ए की जगह किसको रख दिया, बी। तो क्वेश्चन पहला ये है, क्या दोनों की लाइन सेम पॉइंट पे रहेगी, यस और नो? नो। तो कहाँ पे सोचना है, लेकिन जब आंसर आता है तो रुकते थोड़ी हम लोग, पहले बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 18। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे उतना न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज ज्यादा। यहाँ पे रहेगा +10 और यहाँ पे रहेगा +18। समझ में आ रहा है? तो ये +10 है, ये +18 है, तो ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे रहेगा, बी में। और रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे था इसके लिए, तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग, यहाँ पे 10 है प्रोटॉन और यहाँ पे भी 10 है, न्यूट्रॉन भी है, जनरल नॉलेज के लिए बोल रहे हैं। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल मैजिक है। सेम क्यों, इनका कोई काम नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के होने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दो अलग अलग एटम्स दिए हैं और इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करके दिया हुआ है और ये पूछा है कि इसके लिए कहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। टेक्स्ट बुक में नहीं है, बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा पूछा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को चेंज किया जाएगा और पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए एक बार पता होनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिपल्शन की वजह से। जितना न्यूक्लियस बड़ा रहेगा उतना रिपल्शन ज्यादा, तो उतना डिफ्लेक्शन वाले ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा कम रहेगा ज्यादा। और जितना इसका साइज छोटा रहेगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रहेंगे उतना कम रहेगा। क्लियर हो गया? पक्का? अब यहाँ पे हमने इस बुक को ऐसा रखा है और इधर से हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल को पास कर रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं और पीछे हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है, ठीक है। तो क्या लगता है, बहुत सारे पार्टिकल पीछे जाएंगे या बहुत सारे रुकेंगे? इसका मतलब ये भरा हुआ है, खाली है। अब तो इससे ये पता लगा सकते हैं कि वो जगह खाली है कि भरी हुई है। ज्यादा रेडिएशन पास हो रही मतलब जगह, और बहुत कम पार्टिकल पास हो रहे मतलब जगह। पक्का ना? यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये जगह कैसी होनी चाहिए, जाना रहने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी जगह जो रहेगी वो कैसे रहेगी, खाली। लेकिन सेंटर से गया नहीं गया, इसका मतलब वहाँ पे कौन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा है, समझ में आ गया? नहीं समझा? समझना क्या, सिंपल ही तो है। टेक्स्ट बुक है, वो नहीं निकालना है, कॉपी निकालनी है। बैठो दोनों।
रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके 3 ऑब्जर्वेशन एक बार पढ़ लो साइलेंटली। शुरू है ना? डन? हाँ, पहला पॉइंट पढ़ो। Most of the alpha particles pass through the golden coil undetected. ओके, पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला उनको? जितने रेडिएशन पास किए उसमें से मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पास, और वो भी कैसे? Undetected. सेकंड पॉइंट पढ़ो। A small fraction of the alpha particles deflected by small angle. इसका मतलब बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, और लास्ट में लिखा होगा उससे भी बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो बाउंस बैक हो गए। कितना? अप्रोक्सीमेट 1 in 20,000। इसको रीड करेंगे अप्रोक्सीमेट 1 in 20,000। ठीक है, ये कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला उन्होंने? कंक्लूजन। क्या निकाला? कंक्लूजन। रीड करो साइलेंटली। पहला वाला कंफ्यूजन पहले क्या बोला? कंफ्यूजन, ये तो ऑब्जर्वेशन में था। ओके, इसका मतलब बहुत सारे रेडिएशन पास हो गए, इसका मतलब वो जगह कैसे होनी चाहिए? ये है पहला। दूसरा बोलो। उन्होंने बोला है कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, उसका रीजन क्या बोला है? रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस, और जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा। सपोज मैं रेडिएशन जितना न्यूक्लियस के पास से पास करूंगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जितना न्यूक्लियस के दूर जाऊंगा उतना डिफ्लेक्शन, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि रिपल्शन बहुत कम होना है। लास्ट वन, रेडियस ऑफ 10 to the power minus 10 meter, this is called radius of atom। और कुछ दिया हुआ है? The radius of nucleus कितना दिया हुआ है? 1550। ठीक है, और कुछ लिखा हुआ है? ओके, बैठ। उन्होंने बोला कि टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? नेग्लिजिबल बोला है, मतलब बहुत कम है। उन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ एटम का मतलब न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? -10 मीटर। ठीक है, और उसमें से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? ये जो रहेगा इसका रेडियस वो कितना रहेगा? 10 to the power -15। ये थे उसके ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंक्लूजन। तो उन्होंने जो 3 ऑब्जर्वेशन लिखे थे उसके हिसाब से उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले। हो गया? अब रीड करना है मेन फीचर। रीड करो साइलेंटली।
डन। पहला अपन प्रिंट करो। The positive charge and most of the mass of the atom densely concentrated in an extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus value. ओके, मैंने बोला था कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे रहेगा, सेंटर। उसको क्या बोला उसने, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, Protons and दोनों neutrons. को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Thus, ओके, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके सराउंडिंग में घूमते रहेंगे विद हाई स्पीड, और जिस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उस पाथ को उन्होंने बोला था ऑर्बिट। इसका दूसरा नाम Shell. आता है शेल। thus Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and सोलर electrons. सिस्टम के साथ कंपेयर किया हुआ है, गोल गोल घूम रहे हैं, वो एक फिक्स पाथ। नेक्स्ट पॉइंट, Electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of atom. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बोला था जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में रहेगा। नाउ दिस न्यूक्लियस हैविंग व्हिच चार्ज, Positive. इलेक्ट्रॉन Negative. इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा वो दूर जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखेगा और दूर नहीं जाने देगा। तो न्यूक्लियस इसके अराउंड क्यों घूम रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ पे होता है ये, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच। और कुछ लिखा है, नेक्स्ट लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहला, it doesn't follow Maxwell theory of electrodynamics. Maxwell theory of electrodynamics. Maxwell theory of electrodynamics. Full stop. According to this theory, a small charged moving particle, around an oppositely charged center, continuously loses its energy. Here then, this is nucleus, charge is Positive. around में कौन घूम रहा है, Electrons. charge is Negative. सपोज इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है, बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जाएगा, कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के दूर जाएगा। देखो ये प्रोटॉन किसको खींच रहा है, Electron. इसका पावर बढ़ेगा तो ये इससे दूर जाएगा, इसका पावर कम होगा तो इसको कौन खींचेगा, Nucleus. तो कहाँ आएगा, Come. इधर। और इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो उसी पाथ में क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो सपोज हमने बोला कि इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो वो उसी पाथ में घूमेगा या पाथ चेंज होगा,
उसी पाथ में सपोज उसका एनर्जी बढ़ गया तो चेंज ये टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। घूमते घूमते इधर चला गया। सपोज इसका एनर्जी कम हो गया तो नियर टू द न्यूक्लियस, घूमते 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 कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस, और लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस में हमको 2 नहीं 3 पार्टिकल मिलने चाहिए ना, कौन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले से है, और ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते गिर गया वहाँ पे, ये भी मिलना चाहिए, बट रियल में ऐसा नहीं होता। ये इसका ड्रॉबैक है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, और जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी को एमिट करेगा। एमिट करना मतलब लूज करना, और जब ये एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। और एनर्जी कम होगा तो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और जब टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा तो धीरे धीरे वो सेंटर की तरफ जाएगा, और एट द एंड कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस। और इफ ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलता, न्यूक्लियस, कहाँ नहीं मिलता, मिलेगा ऑर्बिट। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। ये इसका पहला ड्रॉबैक है, ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक, नो इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। No information about exact location of electron. And last one, it could not explain line spectra of atoms. It could not explain line spectra of atoms. Line spectra of atoms. लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब तक हम वेव वगैरह नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक ये उसको एज इज रखना है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। टॉपिक क्लोज करो। क्या लिखा है, मतलब एनिमल, कोई बता सकता है? ये थर्ड वेव सेकंड वेव नहीं, इसके अलावा नहीं है तो टेक्स्ट बोलना नहीं है। कभी तो पढ़ा होगा ना वेव के बारे में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बस वही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज वेव? कोविड वेव नहीं देखा है कभी वेव, तो फिर बता सकते हो। The movement of particle in up and down direction are pressed and rubbed. Upper side is known as pressed and lower side is known as rough. पक्का उल्टा नहीं हो गया? चेक करवा दो पक्का। सही है। और कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है वेव के बारे में? नहीं। वेव का सिंपल मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। ड्यू टू अनडिस्टर्ब कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज वेव। जैसे वाटर ऐसे किसी तालाब के पास हम लोग गए घूमने के लिए और वहाँ का वाटर एकदम नॉर्मल है, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब, आदत है हमको अनडिस्टर्ब को डिस्टर्ब करने की, पत्थर फेंक दिए हैं, क्या होगा? सही है। हाँ, अब जैसे हम वहाँ पे स्टोन को फेंकेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब। अब ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन देखो, ठीक है ना।
पहली बात तो हमने जिस स्टोन को फेंका वो हाई स्पीड से जा रहा है, हाई स्पीड मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं है, स्पीड से जा रहा है, हाई नहीं स्पीड से जा रहा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से जाता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब एक व्हीकल फास्ट है दूसरा बहुत स्लो है और फास्ट वाला किसी से टकराएगा तो क्या होगा, अपनी थोड़ा सी एनर्जी इसको देगा ताकि वो यहाँ पे का घूमते हुए इधर जाए और फिर इधर निकल जाएगा। जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो हमने जो स्टोन को पानी में डाला है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे वो स्टोन इस वाटर के सरफेस के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपना एनर्जी देगा, पूरा नहीं देगा कुछ, और बाद में उसका एनर्जी कम हो जाएगा, किसका, स्टोन का। और किसका एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इनका एनर्जी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। और जैसे उसका एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये अनडिस्टर्ब कंडीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी एकदम से बढ़ गया। तो इसका एनर्जी जो बढ़ा है उसको वो क्या करेगा, कम करने के लिए देखेगा। तो कम करने के लिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को देगा, बाजू वाला उसके बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ऐसे वो एनर्जी का ट्रांसफर होते जाएगा। इसलिए जहां पे हमने स्टोन डाला था वहां पे जो वेव बनती है वो बड़ी बनती है, लेकिन जैसे जैसे वेव आगे जाएगा तो वेव का साइज बढ़ता है, छोटा होता है। इसका रीजन ऐसा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हर कोई क्या करेगा, जितना एनर्जी मिला है थोड़ा सा अपने पास रखेगा, बाकी पास करेगा। तो धीरे धीरे वो पहले 100% पास किया, फिर 99%, फिर 98%, तो धीरे धीरे एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कम हो जाएगा और इसलिए वेव का साइज क्या हो जाएगा, कम। और एंड वाला जो रहेगा उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो वो हल्का सा ऊपर से नीचे हो जाएगा, और उसके आगे वाला बोलेगा हमको तो एनर्जी मिली नहीं, हम तो शांति रहेंगे, मतलब वो अनडिस्टर्ब का अनडिस्टर्ब रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेव। तो वेव का मतलब होता है अनडिस्टर्ब कंडीशन को डिस्टर्ब करना, और इसके थ्रू किसको ट्रांसफर करना, एनर्जी को ट्रांसफर करना, और इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे वेव, ठीक है। तो स्टोन को पानी में डालने के बाद वो वेव कितना बड़ा बनेगा ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट हमने स्टोन को वहां डाला। तो जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना ही वो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा, और जितना एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा उतना ही वेव जो रहेगा वो कैसा रहेगा। अब एक वेव और दूसरा वेव दोनों जुड़ गए तो वेव बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, डिपेंड करता है कैसे आ रहे हैं। वो ऑपोजिट आएंगे तो और दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, समझ में। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेव। अब ये जो वेव होता है इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिक ब्रांच वाला हुआ है, और दूसरा आता है नॉन मैकेनिकल वेव। कैसे, जो वेव मैकेनिक का काम कर सकती है वो मैकेनिकल, वो जो नहीं करेगा वो नॉन मैकेनिकल। नहीं, डिफरेंस है दोनों में। इसमें लिखा जाता है जहाँ पे मीडियम चाहिए, मीडियम कोई भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम, और जहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मीडियम की बात आती है तो मीडियम में पार्टिकल्स होने चाहिए, और पार्टिकल्स की बात आती है तो तीन टाइप के मीडियम नॉर्मली यूज करेंगे, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो जहाँ पे पार्टिकल्स है वहीं पे जो रेडिएशन या जो वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, और जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग नॉन मैकेनिकल। जैसे हमने बोला वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर ना सॉलिड रहेगा, ना लिक्विड रहेगा, ना गैस रहेगा, और जो रेडिएशन वैक्यूम में से भी ट्रैवल करेंगे, जो वेव वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। मोबाइल के सिग्नल जो होते हैं वो ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मीडियम नहीं रहेगा तो भी वो ट्रैवल करेंगे, और वैक्यूम जो रहेगा वहां से भी ट्रैवल करेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक सुनाई देने के लिए बीच में मीडियम होना चाहिए, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। अभी कौन सा मीडियम है, इस यहाँ से मीडियम हटा देंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो कितना अच्छा
ढूंढना नहीं पड़ेगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। किसी ने पूछा दोनों में डिफरेंस क्या, तो क्या बोलोगे? जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? मीडियम। उसको बोलेंगे मैकेनिकल। जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। समझा नहीं समझा? अब इसमें पहला जो आता है वो आता है वाटर वेव। पानी में जो वेव बनती है वो मैकेनिकल है। ठीक है, जो मोबाइल के सिग्नल्स है वो कैसा रहेगा? नॉन मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद जो साउंड, हाँ ये है। ठीक है, तो एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, रेडियो सिग्नल, ठीक है, इंटरनेट पे जो सिग्नल्स आते हैं वो किस में आते हैं? बिना मीडियम वाले आते हैं, और इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। क्लियर हुआ? दोनों का डेफिनेशन समझा? इसमें क्या लिखोगे? जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत चाहिए, जब मीडियम की जरूरत होती है उसको बोलेंगे मैकेनिकल। जहाँ पे जरूरत नहीं होती वो ये इंग्लिश में लिख देना है बात, हिंदी में। ठीक है, इधर करना। इस मैकेनिकल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें से दो नाम आपको जाने पहचाने लगेंगे। पहला जो आता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा नल? और दूसरा कौन सा? नहीं सुना है नाम? अरे सुना नहीं सुना? अभी तो बताया था। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है मतलब पता है किसी को? जो फास्ट जाता है वो लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर? एनीवन? बेकार वाला लॉजिक मत लगाओ। एग्जाम्पल बता देता हूँ। यह आता है साउंड वेव, बिना नाम की बातें तो हो रही ना वो। और ट्रांसवर्स में आता है वाटर वेव। एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल का और ट्रांसवर्स। साउंड वेव में आता है ना वो ऑडिबल रेंज, नॉन ऑडिबल रेंज, ऑडिबल फॉर ह्यूमन। कितना रेंज होता है? ऑडिबल रेंज साउंड का क्या? 20 से 20,000 हर्ट्ज। पक्का? ये क्या है? 20 से 20,000। हाँ, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एक टाइप है, बट ये जो रेंज है वो क्या है? तो मैंने बोला ह्यूमन में वैल्यू होनी चाहिए 80 से लेकर 120 की। मतलब क्या मेजर किया होगा? ब्लड प्रेशर रेंज है ना 80 से लेकर 120। ह्यूमन को मेजर किया क्या? 80 से लेकर 120। नहीं, अरे आपका आंसर तो वैसे ही है ना ये वाला। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। क्या ये नंबर क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी। पक्का? मतलब चलो फ्रीक्वेंसी वाला आंसर सही है। उस क्लास में पूछा तो नहीं आया था, इस क्लास में किसी ने तुम्हें बताया। इधर से भी किसी का आवाज आया था लेकिन बाद में दब गया। कॉन्फिडेंस बड़ा गलत लगा तो क्या होगा, लेकिन बोलना तो चाहिए। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये रेंज है फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज जो है इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका आंसर सही है।